फोकस इस बात पर है कि चीप लेबर के लिए क्या इलीगल इमिग्रेंट्स को हम आसपास देखना क्यों देख रहे हैं? ये एक Yes, बहुत सॉलिड रीजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये it should not. Yes. इसका कनेक्शन बहुत बार हम देखते हैं कि ऐसी खबरें भी आती हैं कि इसका कनेक्शन कई बार रेडिकल से, कई बार टेररिज्म से भी होता है। बिल्कुल है। जब और मैंने अपने बुक में मेंशन किया है कि एक कारगिल कमेटी रिपोर्ट आई थी आफ्टर द कारगिल वॉर, वहाँ पे साफ साफ लिखा गया कि आप इलीगल इमिग्रेशन स्टॉप नहीं करेंगे, ऐसे वॉर फिर से होगा। इट इज़ अ वेरी हाईली क्लासिफाइड पीस ऑफ डॉक्यूमेंट। तो मुझे जो ओपन सोर्स या जहाँ से मैं थोड़ा सा ले से, बिकॉज सब कुछ मैं नहीं खुलासा कर सकती बिकॉज क्लासिफाइड है डॉक्यूमेंट, और मेरे पास पूरा डॉक्यूमेंट है भी नहीं। जो पब्लिक सोर्स में है वहाँ पे जो इलीगल इमिग्रेंट्स के को लेके जो बोला गया है, उस टाइम पे भी बोला गया था कि यू हैव टू स्टॉप दिस बिकॉज इट इज़ अ डायरेक्ट थ्रेट, बिकॉज इसको रेडिकलिज्म से एंड अदर एक्टिविटीज, फॉर एग्जांपल टेररिज्म वगैरह से आप इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं, उनके पास वो लिंक है एंड इसलिए आते हैं। एंड ये इट इज ऑल्सो जस्टिफाइड बिकॉज अगर आप देखें कि ये जो मूव करते रहते हैं आफ्टर एवरी 2-3 months, कुछ रीजन नहीं होगा, आपके साथ झगड़ा करके कुछ बोल के चले जाएंगे, काम छोड़ के चले बिना जाएंगे बिना किसी इनको। वजह। बिल्कुल, बिकॉज इनको ये इनको प्रॉब्लम नहीं है, ये समस्या इनके लिए ये नहीं है कि अगर हमने जॉब छोड़ दिया तो हम कमाएंगे क्या, ये इनके दिमाग में है नहीं। दिस काइंड ऑफ टेंशन और वरी इज नॉट देयर इन देयर माइंड्स। जो आप और प्रोफाइलिंग मेरे में इनकी है। होती होगी जब आपने इनकी, जैसे आप बता रही हैं कि इनका जो प्रोफाइलिंग आपने किया, और जाहिर तौर पर जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं भारत में, वो भी प्रोफाइलिंग इनकी कर रही होंगी कि इनके पैटर्न क्या होते हैं, या मतलब देश की राजधानी तक आने की भी और यहाँ अवैध कब्जे और उसको फैलाने की इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाती है। और दिल्ली की तो कैपेसिटी भी हाल ही में ये कहा गया कि दिल्ली की कैपेसिटी तो शायद कुछ लाख लोगों तक की थी। अब यहाँ की तो पॉपुलेशन जो है 3 करोड़ को भी से भी काफी ज्यादा हो चुकी है। तो अब ऐसे में हम कई बार देखते हैं हमारे रिसोर्सेस पर इसका सीधा असर पड़ता होगा, चाहे गंदगी की बात करें, चाहे सिवेज की दिक्कत की बात करें, चाहे यमुना में, क्योंकि अवैध, अगर कॉलोनीज में अवैध इलाकों में ये रहेंगे तो हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है उनको भी खराब करेंगे। बिल्कुल, ये डायरेक्ट इफेक्ट होता है इन सब चीजों पे। ये तो एंसिलरी हो गया, मतलब मेन तो हम जो बोल रहे हैं कि डिफेंस का तो हो ही गया कि इट इज अ डायरेक्ट थ्रेट टू सिक्योरिटी, प्लस जो डे टू डे एक्टिविटीज में बोल रहे हो कि आप रह रहे, आपने नदी गंदे कर दिए, आप उसी के बैंक पे बस के, तो हमारे सामने ब्रह्मपुत्र के बैंक्स में बस जाते हैं। प्रॉब्लम ये होता है कि ब्रह्मपुत्र के बैंक्स पे बस जाते हैं जब रिवर पीछे चला जाता है, ड्यूरिंग मतलब जैसे मानसून खत्म हो जाता है, रिवर काम हो जाता है, तो ये लोग बस जाते हैं और उसके बाद बसे रहते हैं वहाँ पे, पूरा गंदगी फैला के सब कुछ करके। बारिश आता है, ये लोग बह जाते हैं, इनका हो जाता है, फिर ये लोग सोशल सिक्योरिटी क्लेम करते हैं कि हमारे घर बर्बाद हो गए हैं, जो सरकार देती है सहायता कि ठीक है इतने आप पैसे आप अपना वो कर लो, वो उसके हकदार है ही नहीं, लेकिन वो क्लेम करते हैं, जिसका मतलब है कि आपने एक सिटीजन का हक लेके उनका हक छीन के आपने किया। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरे माइंड में वो थ्योरी आता है जो हम पहले पढ़ते थे, जो सन्स ऑफ द सॉइल बोलते थे उस थ्योरी को। ब्रिटिशर्स के टाइम में ये यूज होता था कि आप जॉब सिर्फ सन्स ऑफ द सॉइल को देंगे, आप किसी बाहर वालों को नहीं देंगे। तो इसके ऊपर बड़ी चर्चा हुई थी, बोले कि नहीं, इफ वी आर अ लिबरल कंट्री तो हम ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अभी इस वाले इमिग्रेंट इशू के, इलीगल इमिग्रेंट्स के इशू को लेके एटलीस्ट इस लेवल की सन्स ऑफ द सॉइल थ्योरी को दोबारा सोचना चाहिए कि आप जो सिटीजन्स का हक छीन के और आपने इन घुसपैठियों को, और ये एक एब्सोल्यूट घुसपैठी है, इनके पास ना कोई डॉक्यूमेंट है, इनके पास ना कोई वैलिड रीजन है पेपर वाइज। अगर हम यूएन की भी बात करें, वो लोग बोलते हैं दीज आर पेपरलेस एलियंस और अनडॉक्यूमेंटेड पर्पल। वो इलीगल इमिग्रेंट नहीं बोलते, उनको लगता है बहुत हार्श है ये वर्ड, बट स्टिल हम बोले पेपरलेस तो अनडॉक्यूमेंटेड पीपल आते हैं। लेकिन एक चेक एंड बैलेंस तो होना चाहिए, बिकॉज अगर हम बात करें दूसरे कंट्रीज की, दूसरे कंट्रीज की, फॉरेन कंट्रीज की, तो इनके लॉज बहुत स्ट्रिक्ट है। फॉर एग्जांपल पोलैंड की बात की जाए, वो बर्दाश्त ही नहीं करेंगे कोई इलीगली अंदर आ जाए। सेकेंड चीज ये है कि इंडिया, यस डेनमार्क,
इलीगल वर्क एकदम नहीं अलाउ कर। और सेकेंडली हम दूसरे एंगल से क्यों थोड़े से डिसएडवांटेजेस पोजीशन में है, बिकॉज हमारा जो नेचुरल ज्योग्राफिकल बॉर्डर है, सो कई कई जगहों पे वी हैव रिवराइन बॉर्डर्स, कि नदी का बॉर्डर है, वहाँ पे आप कोई सॉलिड स्ट्रक्चर नहीं खड़ा कर सकते हैं। वो यूट्यूबर तो वही जो दिखा रहा है आजकल, एंड दैट इज अ फैक्ट। वो जहाँ पे खड़ा होकर कर रहा है, मैं वहीं पे थी डूइंग माई फील्ड वर्क मेरे थीसिस के लिए। तो इट इज अ फैक्ट। वो जो वो दिखा रहे टनल, वो जो पाइप के अंदर से आ रहा है, वो ऐसे तैर के आते हैं। बीएसएफ ऑफिसर्स और जवान से मैं जब बात होती है, बोलते हैं कि वो तो यूएस नेवी सील्स को बीट कर देंगे, मतलब ऐसा इनके, और विदाउट एनी गेयर, दे जस्ट कम, बिकॉज उनको पता है कैसे आते हैं, क्या करते हैं, और आके कैसे मिंगल हो जाना है आता है। अच्छा, आपने ऑस्ट्रेलिया का भी ज़िक्र किया अपनी किताब में कि ऑस्ट्रेलिया में अगर कोई इलीगल इमिग्रेंट्स आ जाते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया का उनके साथ कैसा व्यवहार होता है? कि वो यहाँ तक कि अपने नागरिकों को भी ये कहते हैं कि आप आइडेंटिफ़ाई करिए और उसके बदले में उनको कुछ ना कुछ प्रोत्साहन, एनकरेजमेंट किया कंपेंसेशन, जाता है? जी, जी, हुँ, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। वो उनमें, बिकॉज़ ऑस्ट्रेलिया इज़ वेरी पर्टिकुलर व्हेन इट कम्स टू हुँ, इल्लीगल इमिग्रेंट्स, बिकॉज़ उनके पास दे हैव देयर एबॉरिजिनल ट्राइब्स एंड एबॉरिजिनल पीपल। तो वो उनका बहुत सख्त कानून है इस चीज़ को लेके कि उनका प्रोटेक्शन जो होते हैं, these people have to be protected। आप उनको, you cannot dilute the racial features or the race or the ethnicity for that matter with these people। भारत में क्या हो रहा है, if you come to the north east, तो वहाँ पे ये जो dilution of the race हो रहा है एंड नहीं, एथनिसिटी का जो उसके भी डायल्यूशन तरीके हो रहा हो है। सकते हैं ना। सॉरी, मैं आपको यहाँ इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन मान लीजिए एक बंगाली शायद पहचान सकता है कि बांग्लादेशी, अगर कोई अवैध इलीगल बांग्लादेशी है, या मान लीजिए एक वेस्ट बंगाल के किसी भी रेजिडेंट के लिए शायद आसान हो, एक एसमीज के लिए शायद आसान हो आइडेंटिफाई करना। हो सकता है कि वो बोली में थोड़ा फर्क आ जाता हो, भाषा में नहीं तो बोली में थोड़ा फर्क जी, आ जाता होगा, जी, उनके आता जो है, एक्सेंट है उसमें तो फर्क आ जाता होगा। हाँ, जैसे आता है, कि आप देखिए यूपी के भी अलग-अलग इलाकों में लोग जी, पहचान लेते हैं कि ये ईस्टर्न से है या ये वेस्टर्न यूपी से है, हुँ, या हुँ, बिहार में भी अ, अलग-अलग डायलेक्ट्स आ जाते हैं, तो ऐसा रहता होगा। जी, बिल्कुल है। तो वो असमीज़ तो हो लैंग्वेज सकता अलग है है। क्या? हुँ, वो लैंग्वेज अलग है, और हुँ, बिकॉज़ वो लैंग्वेज सिर्फ़ वो बैरक वैली में ही यूज़ होता है, उस साइड पे, हुँ, बिकॉज़ वो पहले एक ही ज्योग्राफिकल एरिया था, जैसे मैंने बताया। पार्टीशन के बाद हुँ, वो अलग हो गए, बट हुँ, लैंग्वेज इज़ द सेम। लेकिन जैसे-जैसे आप हुँ, मेनलैंड की तरफ आते रहेंगे, लैंग्वेज बदल जाता है। तो हुँ, इनको आइडेंटिफ़ाई करना उतना मुश्किल काम नहीं है। एंड सेकेंडली, जब मेरे फील्ड स्टडी के दौरान मैंने ये आईपीएस ऑफिसर्स वहाँ पे जो पोस्टेड थे, डीएम साहब जो वहाँ पे पोस्टेड थे उस टाइम पे, एंड बाकी सारे हुँ, हवलदार, इंस्पेक्टर्स से मैंने इंटरेक्ट किया था, बिकॉज वो वहाँ पे रहते, उनका वो जॉब है, तो दे कैन आइडेंटिफाई। वो बोलते हैं हमको शक हो जाता है, हमको पता चल हुँ, जाता है कि कौन है, और वो रेगुलर बेसिस पे जाते हैं बसेस में चेक करने के लिए, देखने के लिए हुँ, कि कौन है कौन। ये हुँ, तो मैं एकदम एक्सट्रीम बॉर्डर की बात कर रही हूँ, जहाँ पे आप बॉर्डर अब से सट के लगा हुआ है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा सिटी की तरफ आ जाएंगे, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली, नॉर्थ ईस्ट का, असम का, तो ये है प्रॉब्लम। बट मैं अगर बात करूँ अपनी राजधानी दिल्ली की, तो हुँ, वहाँ पे भी बिकॉज उनको तो और भी पता चल जाता है, बिकॉज आपको पता है कि ये जगह एक दिन खाली था, अभी लोग आके बैठ गए, कोई हुँ, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो मुझे लगता है कि पुलिस फ़ोर्स को थोड़ा-सा, पुलिस फ़ोर्स से ज़्यादा वो लोग हुँ, जो इनको अपने घरों में एम्प्लॉय कर लेते हैं जस्ट बिकॉज़ काम जी, कराना है, कि आपका थोड़ा-सा सहूलियत हो जाता है कि आपको कुछ करना, और दे मेक देमसेल्व्स अवेलेबल लाइक दैट। अगर आप देखें पंजाब वगैरह साइड में, जहाँ पे हुँ, आप पहले वो खुद ही अपना खेत जोतते थे, अपना फसल उगाते थे, अभी वहाँ हुँ, पे पूरा भर गए हैं ये सब, बिकॉज़ दे आर रेडी टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड लेबर एट अ हुँ, प्राइस लोअर देन द अदर्स। तो ये मैंने हुँ, देखा था यूके में भी, जब मैं वहाँ पे अपने हुँ, पढ़ाई करने गई थी, मास्टर्स करने गई थी स्कॉटलैंड में। तो समर हुँ, के टाइम पे ये पॉलिश लोग आ जाते थे, एंड दे हुँ, वर वेरी चीप लेबर दैट टाइम, बिकॉज हुँ, वो लोग जो, मतलब आप मान लीजिए लेबर कमीशन ने बोला है 5.95 पर आवर मिलना चाहिए, आप कुछ भी लेबर करो, हुँ। मिनिमम, दैट इज द मिनिमम, उसके नीचे आप जा नहीं सकते। बट ये लोग क्या करते थे, ये तैयार हो जाते थे 2-3 पाउंड में ही काम करने के लिए, बिकॉज वो 2-3 पाउंड का वैल्यू इनके कंट्री में बहुत ज्यादा है। हुँ।
प्रॉब्लम इतना ही था कि ये जो आते थे ये एक लिमिटेड टाइम के लिए आते थे, खूब सारा पैसा कमा के चले जाते थे। तो तो ये यहाँ अगर हम उनके भारत पे फोकस करें, तो आपको हुँ, क्या लगता है कि जैसे आपने एक बात कही कि अ, अगर आप अपने जो भी हमारे सिटीज़न हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे कि वो जब किसी भी ऐसे जब उन्हें ऐसा लगे कि हम उनको काम पे किसी को रखने की ज़रूरत है, तो उनको घर किराए पे देना या मान लीजिए एक इलीगल भारत में इसको लेके क्या कानून है, एक इलीगल इमिग्रेंट को नौकरी देना, उसको किराए पर हाँ, घर देना, उसको हुँ, उसको या भी मान लीजिए कोई अपने घर में ही रख रहा है एक इलीगल इमिग्रेंट्स को, हो सकता है कि उनकी हुँ, सिमिलर कम्युनिटी हो, बहुत सारे हुँ, ऐसे एजेंट भी होंगे, जो उनको बिल्कुल, लाते हैं बिल्कुल, और बहुत बिल्कुल, सारे ऐसे ही उनकी ही एक ही समुदाय के लोग हो सकते हैं, जो उनको घर में भी रख रहे हैं। हो सकता है बिल्कुल, कि उनको भारत में एंट्री लेने के क्या प्रावधान हैं। तो जैसे हमने शुरू किया था इस कार्यक्रम का कि क्या भारत को मजबूत इमिग्रेशन कानून की ज़रूरत है, तो इनके एम्प्लॉयमेंट के, इनके स्टे के, इनकी भारत में एंट्री को लेकर, इनके एजेंट जो इनको लेकर आ रहे हैं, इन सबको लेके किस तरह की मजबूती देने की ज़रूरत है? क्योंकि आपने इस पर किताब लिखी है, आपकी पीएचडी रिसर्च इस विषय पर है। आपने इस पर जी, बुक भी लिखी है और आपने एक लंबी फील्ड स्टडी भी की है इस पर और आप जी। देश की प्रतिष्ठित नलसार लॉ यूनिवर्सिटी हैदराबाद में आप पढ़ाती भी हैं। तो आपका एक्सपीरियंस, आपका अनुभव, आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस भी कर चुकी हैं बतौर लॉयर, तो आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि सबसे पहले अगर हम ग्रास रूट हुँ, लेवल से शुरू करें, हर एक सिटीज़न को जागरूक होना चाहिए इस बात को लेके कि वो किसको घर में रख रहे हैं, किनको हुँ, जॉब दे रहे हैं। बिकॉज़ हम जॉब जी, करें, तो हम यहाँ पे अनस्किल्ड लेबर की बात कर रहे हैं। तो ये हुँ, जो अनस्किल्ड लेबर वाले ईज़िली आपको अवेलेबल हो रहे हैं, आपका थोड़ा-सा हुँ, तकलीफ दूर होता है अंडरस्टूड। लेकिन आप हुँ, उस चीज़ को मतलब थोड़ा-सा कम्फ़र्ट के लिए आप एक नेशनल सिक्योरिटी को या खुद की सिक्योरिटी को आप रिस्क में नहीं डाल सकते। तो फर्स्ट एंड हुँ, फॉरमोस्ट आप पुलिस वेरिफिकेशन कराइए। यू हैव टू हुँ, रिपोर्ट। आपने देखा है कि अवैध मतलब आपके घर के सामने अचानक कोई रहने लगा है, फिर वो एक फैमिली से 2 फैमिली हो गया है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर रही तो आप यू एज़ अ पर्सन लिविंग इन दैट सोसाइटी, इन दैट कम्युनिटी और इन दैट एरिया, आप लोग हुँ, खुद जाके कीजिए, मूव हुँ, द एडमिनिस्ट्रेशन कि क्या है? व्हाट इज़ दिस हुँ, ये कौन लोग हैं आप इनका कीजिए। बिकॉज़ जब तक ये चीज़ सिटीज़न से नहीं आएगा और उनको ये जी, एक कम्फ़र्ट है कि हम जाएँगे तो हाँ, वहाँ पे कोई प्रोटेस्ट नहीं करता बिकॉज़ काम तो मिल ही जाता है। कुछ नहीं तो रास्ते बना रहे हैं, ब्रिजेज़ हो रही हैं, ये तैयार हो रहे हैं, कहीं न कहीं ये लोग लग जाते हैं बिकॉज़ मनी हुँ, इज़ इन्वॉल्व्ड हियर। और हुँ, मैं एक और यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगी जब मैं वेस्ट बंगाल में थी फॉर सम टाइम तो वहाँ पे व्हाट आई सॉ वाज़ कि ये भी फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है कि वहाँ पे जैसे आपने बताया एजेंट्स होते हैं, वो बॉर्डर से उनको ले आते हैं। इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी वो उनको ले आते हैं। जब पार कराते हैं वहाँ पे भी देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्सचेंज ऑफ मनी हैपनिंग। एक बार एक ग्रुप ऑफ हुँ, गर्ल्स को पकड़ा था एंड दे वर सपोज्ड टू ट्रैवल टू मुंबई। उनको ये भी पता था हुँ, फॉर फ्लेश ट्रेड उनको हुँ, प्रोस्टिट्यूशन के बिजनेस में ले जाने के लिए दिस एजेंट हैड गॉट दिस गर्ल्स। जब उनसे पूछा हुँ। गया उन्होंने बोला हाँ हमको पता है हमको यही काम करना है पैसे ऐसे हम कमाएंगे दे वर ओके विद इट। तो तो तमाम तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। अब ऐसे में मान लीजिए मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो यहाँ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ की क्या ज़िम्मेदारी होनी चाहिए? उनको किस तरह के अवेयरनेस कैंपेन चलाने चाहिए? क्योंकि मैंने पढ़ा हाल ही में कि गुड़गाँव पुलिस ने ऐसा कैंपेन चलाया था कि पुलिस वेरिफिकेशन कराइए, बीट कांस्टेबल को आप यस सबके घरों में यस भेज रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ दिल्ली में भी होना चाहिए, देश के बिल्कुल तमाम राज्यों में होना चाहिए। कैपिटल है बिल्कुल भारत की। साथ ही जब इनके आइडेंटिफिकेशन की बात होनी चाहिए और पुलिस की क्या ज़िम्मेदारी आपको लगती है कम्युनिकेशन के लेवल पर लोगों के साथ एक किस तरह का पुलिस का तालमेल होना चाहिए कि इस तरह के इलीगल इमिग्रेंट्स की आइडेंटिफिकेशन आसान हो सके? पुलिस का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इसमें ऐसा मेरा हुँ, मानना है बिकॉज पुलिस को ये जैसे गुड़गांव में किया था इट्स अ वेरी नाइस एंड अ वेरी आई वुड से हुँ, अ कमेंडेबल जॉब विच दे हैव डन। अगर हर हुँ, लोकेलिटी के पुलिस और एरिया के पुलिस हुँ, ये करे कि जाके मतलब नोटिफाई हुँ, करे या एक ऐसा कुछ सॉर्ट ऑफ अवेयरनेस प्रोग्राम और अवेयरनेस थोड़ा सा हुँ, कैंपेन चला है हर सोसाइटी में जाके कि मतलब आप गैदर हुँ, हो जाइए फॉर हाफ एन आवर वट एवर और बोले कि ये चीज़ है।
अच्छा, इसमें और एक चीज है कि अगर इसमें ये बोला जाए कि अगर आप ऐसे किसी इंफॉर्मेशन देते हैं किसी व्यक्ति के बारे में, ठीक है, कि वो इलीगल है या आपको शक है, या आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैंडेटरी कर देना चाहिए पुलिस को कि आपके घर में जो भी काम करने आते हैं, आपके गाड़ी धोने आते हैं या सोसाइटी साफ करने आते हैं, कन्वेंस स्टाफ, कुछ भी है, आरडब्ल्यू सबका की भी तो कुछ जिम्मेदारी इसमें होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सॉरी, आरडब्ल्यू की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इसमें, बिकॉज आरडब्ल्यू के पास एजेंट्स आते हैं अपना वर्कर्स लेके, तो इनके कागज पूरे हैं कि नहीं है, जस्ट ऑन द वर्ड और ऑन द वर्ड ऑफ माउथ दैट उसने बोला है एजेंट ने कि हाँ है, ये मेरे हैं, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। दे नीड टू वेरीफाई। पुलिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, बिकॉज जब तक पुलिस ये जागरूकता नहीं फैलाएगी, सिटीजन्स को भी नहीं लगेगा कि हाँ हमको, बिकॉज ये लोग बहुत दिन से करते आ रही है, ये चीज एक नॉर्मलाइज हो गया है ये चीज, इसको वो नॉर्मलाइज स्टेट से हटाना है उनको, और डेमोग्राफी भी बदल रही है। इट्स अ डेमोग्राफिक ऑनस्लॉट, इट्स एन ऑनस्लॉट, बदल नहीं रहा ये पूरा एकदम, इट्स एन एग्रेशन। अगर मैं इंटरनेशनल लॉ एग्रेशन की बात करूँ, जो आर्टिकल 8 बेस ऑफ द आईसीसी स्टैट्यूट में लिखा हुआ है, इट इज एन एग्रेशन, और ये सुप्रीम कोर्ट ने माना हुआ है इस एग्रेशन को इन द सबरंडस वर्सेस सिटीजन ऑफ इंडिया केस 2004। हाँ, उस पर ही मैं बिल्कुल आऊंगी कि अब अगर हम बात करें आईएमडीटी एक्ट जिसे सुप्रीम कोर्ट ने हटाया, उसे रद्द किया, उसके पीछे रद्द कर बहुत दिया, स्ट्रॉन्ग जी। रीजन दिए, बहुत स्ट्रॉन्ग Yes. ऑब्जर्वेशन दी कि आसाम को किस तरह नुकसान पहुंचाया उस एक्ट ने, क्या बिल्कुल। नुकसान पहुंचाया। 1983 में जब ये आईएमडीटी एक्ट की जब हम बात कर रहे हैं, तो किसने उसको ड्राफ्ट किया था? अब्दुल मुहीब मजूमदार ने, उसको जी। आर्किटेक्ट माना जाता है। और ये कहते हैं कि मेजर इनपुट उनके भी थे आसाम अकॉर्ड में भी। इंदिरा गांधी के वक्त ये आईएमडीटी एक्ट आया, बिल्कुल। इससे किस तरह से आसाम को नुकसान पहुंचाया और किस तरह से उसको ये भी बोला गया कि एक एग्रेशन था ये एक स्टेट पर, इतनी बड़ी संख्या में इलीगल इमिग्रेंट्स का आसाम में आ जाना और पूरे नॉर्थ ईस्ट में फिर वो वहां से फैले, और उन्होंने किस तरह से वहां की जो मूल निवासी हैं, जो वहां की लोकल पॉपुलेशन है, कुछ एरियाज में उनको भी माइनॉरिटी में ला दिया था। तो वो बिल्कुल। क्या, बिल्कुल। आईएमडीटी एक्ट की अगर हम चर्चा करें तो वो क्या था और किस तरह से उसने आसाम को नुकसान पहुंचाया, कैसे बना, क्यों बना, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको जिस तरह 2005 में उसको रद्द किया, तो कितनी सख्त उनकी हमने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी देखी थी। आईएमडीटी एक्ट बेसिकली इसलिए लाया गया था बिकॉज जब असम आंदोलन हुआ था, असम अकॉर्ड साइन हुआ, एंड देन लोगों ने सोचा कि हम एक ऐसा एक्ट लाएंगे, और उस टाइम के रेजिम ने, कि हम इनको आइडेंटिफाई करेंगे इलीगल इमिग्रेंट्स को और इनको हम डिटेन करेंगे जैसे एक्ट का नाम है, लेकिन वो तो ऊपर है सुपरफिशियली, लेकिन अगर आप उस एक्ट के प्रोविजन को देखेंगे आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि ये एक्चुअली इट वाज अ बर्डन ऑन द स्टेट गवर्नमेंट। उन लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट के हाथ बांध दिए थे इस एक्ट से, बिकॉज उन लोगों ने बोला कि अगर आप एक्स इंसान को पकड़ते हो और आप ऑन द सस्पिशन के इलीगल इमिग्रेंट है, तो आपके ऊपर ओनस है कि आप प्रूव कीजिए कि ये इलीगल इमिग्रेंट है। उसका कोई रोल नहीं है उसमें ये बोलने के लिए कि मैं हूं कि मैं नहीं हूं, जबकि पूरे देश में फॉरेनर्स एक्ट लागू था, सिर्फ आसाम को छोड़ के, सिर्फ आसाम को छोड़ के। बिल्कुल। फिर क्या हुआ, जिसमें फॉरेनर्स एक्ट में जो अक्यूज है उसी को प्रूव करना है, लेकिन आसाम में जो अक्यूज कर रहा है, सो दैट वाज अगेंस्ट उसको प्रूव आर्टिकल कर रहे 14, हैं, यानी कि अथॉरिटी को प्रूव करना है, और उसके उस कितने किलोमीटर के दायरे में रहना होना चाहिए उसका, और बड़े अजीबोगरीब उसमें उसके जो प्रावधान थे। वो अगर आप प्रावधान, वो कोई भी मतलब ऐसे नॉर्मल इंसान, आम नागरिक पढ़ लेगा जिसको मतलब लॉ नहीं, लेकिन अगर आप नॉर्मली भी पढ़ ले उसको, आपको समझ में आ जाएगा कि ये बस किया गया था आसाम गवर्नमेंट के हाथ को बांधने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ को बांधने के लिए, कि अगर आप डिटेक्ट कर तो लो, लेकिन डिटेक्ट करने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते उस इंसान का, लेकिन आपको प्रूफ करना है कि ये इलीगल इमिग्रेंट है कि नहीं है, क्योंकि बहुत सारे केसेस। पैदाइश कहां से हुई आईएमडीटी एक्ट की? कौन था जिसने ऐसा कानून बना दिया आसाम के लिए? आपने जो अभी नाम लिया मजूमदार साहब का, तो उन लोगों ने मिलके, और इसमें एक बैकग्राउंड इसका बहुत ही पॉलिटिकल मोटिव है, बिकॉज उस टाइम की सरकार थी सेंटर में,
एंड उन लोगों ने मिलके बिकॉज देयर वर सर्टेन फेवर्स और सर्टेन बॉनहॉर्मी बिटवीन द देन प्राइम मिनिस्टर और ये मजुमदार साहब के, तो इन लोगों को लगा कि बिकॉज इट ऑल्सो हैज अ डायरेक्ट रूट ऑन द असम मूवमेंट, असम आंदोलन जो हुआ था, जिसके वजह से असम ने बोला था कि हम जनरल इलेक्शंस नहीं कंडक्ट करेंगे जब तक आप ये जो जितने अपने वोटर्स लिस्ट में नाम डाले हैं इलीगल इमिग्रेंट्स के, इनको हटाइए। और ये पता नहीं चलता अगर मंगोलडोई एक डिस्ट्रिक्ट है, उनके एमएलए हैड पास्ड अवे, सो व्हिच री इलेक्शन वाज रिक्वायर्ड। उस टाइम पे पता चला कि ये जो वोटर्स लिस्ट आया है इलेक्टोरेट, इसमें तो ऐसे ऐसे नाम है जो हु आर नॉट सिटीजन्स, हु डजंट एग्जिस्ट। तब जाके लगा कि ये व्हाट इज दिस हैपनिंग, और तब आंदोलन में ये सब हुआ। और उस टाइम पे जब इन लोगों ने मना किया सामने कि हम नहीं करेंगे इलेक्शंस, सेंटर टुक इट वेरी लाइटली, जबकि इलेक्शन कमिश्नर ने, मेरे बुक में है वो रिपोर्ट, एंड द पर्सन हु सेड कि इट इज एन ऑनस्लॉट, अगर आप नहीं कर सकते, तार गया मिसेस इंदिरा गांधी को कि आप इसको प्लीज स्टॉप कीजिए वरना यहाँ पे मैसेकर होगा। ये कम्युनिकेशन गया था असम से कि आप प्लीज इसको अब इलेक्शंस करने के लिए फोर्स मत कीजिए। But then it was seen as a very small sort of a protest of some disgruntled people. तो बोला कि नहीं, we will go ahead with the elections. उसका fallout क्या हुआ? Nalli massacre, which is one of the bloodiest massacres which happened in Assam. इसका भी mention है वहाँ पे। Direct fallout of this particular movement. तो मजुमदार साहब ने उस टाइम पे वो थे, असम अकॉर्ड के टाइम पे he had some role, और जब अब्दुल मुहीम मजुमदार जी, तो इन्होंने ड्राफ्ट किया, बिकॉज अगर माई बुक एज अ रिसर्चर, और मेरा रिसर्च एज अ रिसर्चर इज एब्सोल्युटली एपॉलिटिकल, मतलब बिकॉज दैट इज व्हाट रिसर्च इज सपोज टू बी, लेकिन ये एक ऐसा पहलू है जिसको आप निगेट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये बहुत इंट्रिकेटली कनेक्टेड है इस इशू को लेके, बिकॉज उनको डेफिनेटली पॉलिटिकल सपोर्ट मिला था। ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा है बचपन से कि मतलब कैसे भर जाता है मैदान इलेक्शन के पहले, और फिर सडनली दिस पीपल डिसअपियर, आप पता नहीं कहाँ चले गए ये लोग, और वो लोग जो हमने कभी पहले देखा ही नहीं था, उसके बाद भी नहीं देखते, बस इलेक्शन के टाइम पे देखते, तो बहुत छोटे थे। लेकिन फिर ये हुआ, सरकार ने सपोर्ट किया, बॉर्डर पोरस था, बीएसएफ जवानों को बोला गया था, बिकॉज मैंने खुद उन बीएसएफ जवानों से बात किया है, बोला गया था कि नहीं, हमको बोला गया है कि अगर आते हैं तो उनको हार्शली मत डील कीजिएगा, उनके साथ ह्यूमेन तरीके से डील कीजिए। तो अब ह्यूमेन, हाउ डू यू डिफाइन ह्यूमेन इन दिस सिचुएशन कि आप एक घुसपैठी आपके सामने से जा रहा है, आपको स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है कि आप नहीं करेंगे इसको, आप उनको रोकेंगे नहीं। ये एक्ट आया, एक्ट के ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द रेजिम, और बिकॉज एक्ट आना ही था दिखाने के लिए कि चलो ठीक है, हम लोगों ने भी वी थिंक अबाउट द नॉर्थ ईस्ट, तो हम लोगों ने वी हैव मेड टू डिटेक्ट एंड आइडेंटिफाई एंड डिपोर्ट देम ऑल्सो। लेकिन आपने एक प्रोविजन से ऐसे हाथ बांध दिए स्टेट गवर्नमेंट के कि आपके ऊपर अभी जिम्मेदारी, आपने पकड़ा है, आपकी जिम्मेदारी, ये कौन सा लॉ हुआ, कौन सा लॉजिक हुआ, इट डज नॉट, हमको नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इसके लिए कि एमडीटी एक्ट इज द बिगेस्ट बैरियर टू डिपोर्टेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड डिपोर्टेशन ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स। बिल्कुल, उसके नाम जो था उसको डिफाई करता है वो एक्ट, उसके प्रोविजंस ही उसके नाम के खिलाफ जाते हैं, उस एक्ट के टाइटल के खिलाफ जाते हैं। दिस इज द होल पॉइंट। उसके बाद इसलिए, और जब तक ये एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हुआ, सिंस द टाइम द एक्ट वाज मेड एंड इम्प्लीमेंटेड, से लेके जब तक वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं हुआ, तब तक का ये जो ईयर्स है, इसमें आप मान लीजिए फ्री फ्लो ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स हुआ है। अपने 114 पेज के 114 पेजेस के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एग्रेशन हैड मेड द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ असम wholly insecure and the panic generated thereby had created fear psychosis. बिल्कुल, it is a fear psychosis because जहाँ हम पहले बचपन में या अभी before we left home for our respective studies and jobs, हम जिस गलियों में खेलते थे खुल्लम, मतलब विदाउट एनी फियर, रात को भी आप आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी देयर इज अ फियर, बिकॉज आपको नहीं पता ये सोशल जो एलिमेंट्स है, एंटी सोशल एलिमेंट्स है, ये किस तरह से, और अगर इसके इंसिडेंट्स भी मैंने मेरे बुक पे साइट किए हैं, विच आर नॉट समथिंग आउट ऑफ द एयर, बट दिस आर रिपोर्टेड इंसिडेंट्स, जहाँ पे एक प्राचीन मंदिर जो है गुवाहाटी का 500 years old होम किंगडम से चला आ रहा है, एक सैंक्टिटी होता है,
तो उसको वायलेट, उस सैंक्टिटी को ब्रीच करके, दैट सैंक्टिटी हैज बीन वायलेटेड, उस प्राचीन मूर्ति को चुराया गया by two people who were selling ice creams, who were illegal Bangladeshi immigrants. ये proof हुआ था. And they stole that idol and they ran away to another place. नौलबाड़ी करके एक जगह असम में है. And they were trying to sell, a part of that idol to a jeweler. वो jeweler को obviously identify कर लिया because that is a famous idol. सबने वो मंदिर देखने एक दिन गए थे. पुलिस को अलर्ट किया and that is how they were caught. So to this extent, हाँ, मैं ऐसा नहीं बोलती कि इनके आने से पहले चोरी चकार होता था, लेकिन कोई भी ऐसा प्लेस ऑफ सैंक्टिटी, कल्चरल सिंबल, रिलीजियस सिंबल को हाथ नहीं लगाया. बट ये रैम्पेंट हो गया, बहुत ज्यादा रैम्पेंट हो गया. सो इट क्रिएट्स दैट काइंड ऑफ अ थिंग. सेकंड ग्लेयरिंग एग्जांपल में अगर मैं जी बताइए. तो सेकंड ग्लेयरिंग एग्जांपल क्या हुआ था, व्हेन वी टॉक अबाउट द इकोनॉमिक कंडीशन और वी टॉक अबाउट, अगर हम बात करें कि जॉब अपॉर्चुनिटीज की of the local people versus this illegal immigrants. तो एक बहुत माइनर सा है कि ये लोग सब्जी वगैरह बेचते हैं, वेंडर्स है, वेजिटेबल वेंडर्स है. कोरोना के टाइम पे व्हेन देयर वाज लॉकडाउन एंड एवरीथिंग शट, एक पर्टिकुलर विंडो दिया जाता था कि आप जाके अपने वेजिटेबल्स वगैरह खरीद के लाएंगे. तो वहाँ पे ऑब्वियसली बिजनेसमैन ने अपना अपना कर लिया प्रॉफिट, थोड़ा थोड़ा बढ़ा के. दीज पीपल दे रेज द, बिकॉज पता है कि आएंगे सब खरीदने के लिए. So these vendors were illegal Bangladeshi immigrants. तब तो they were like बहुत खुलेआम, because कोरोना था, everybody had to be inside. तो उनको डिटेन कहाँ करेंगे, तो उनको तो पता था कि अभी this is our time. तो वो not 10 गुना 20 गुना, एटलीस्ट 30% हाइक में, for example, अगर आलू का प्राइस था 30, they would sell it at 100 to the people. And इसमें भी एक बार थोड़ा सा वायलेंस हुआ था इन द मार्केट बिकॉज पीपल गॉट वेरी एजिटेटेड. एंड देन फिर बात इसका आता है कि तुम ये इलीगल इमिग्रेंट हो और दिस इज व्हाट यू आर डूइंग इन अ कंट्री व्हिच इज एक्चुअली सपोर्टिंग यू एंड इट इज इंटरेस्टेड सिटीजंस बिकॉज दे वांट टू अर्न दैट मनी. तो जो देखा जाए ना, एक सोशली एवरीडे जो इंटरेक्शन होता है, दैट हैज आल्सो बीन इफेक्टेड इन अ वेरी वेरी नेगेटिव मैनर. हम IMDT एक्ट की चर्चा कर रहे हैं जिस तरह से डॉक्टर हिमांगिनी, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ये कहा था कि दिस हैज हैम्पर्ड द ग्रोथ ऑफ आसाम थ्रू, दो it had vast natural resources, the rest of the country viewed it as a disturbed area and hence there were no investment or employment opportunity giving rise to insurgency. कि इतनी बड़ी संख्या में अवैध बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स का आना जो लाखों में है, वास्तव में राज्य पर एक हमला था. और इसमें ये भी कहा गया इतने बड़े पैमाने पर इसने आंतरिक गड़बड़ी पैदा करने में बहुत ही बड़ा योगदान दिया. और इस तरह से इसको एक तरह से कहा गया था कि ये एक तरह से असम राज्य पर एग्रेशन बोला गया इसको सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में. इसने पूरा असुरक्षित बना दिया, दहशत पैदा का वातावरण कर दिया, असम के विकास में बाधा पड़ी. विशाल प्राकृतिक संसाधन असम के पास, जिसके पास थे, देश के बाकी हिस्सों में से एक अशांत क्षेत्र के रूप में देखा गया और यहाँ निवेश के, इन्वेस्टमेंट के, रोजगार के अवसर नहीं थे, जिससे यहाँ इंसर्जेंसी बढ़ी. तो एक तरह से इस कानून ने असम को कितना इरेपरेबल डैमेज पहुंचा दिया. बिल्कुल इरेपरेबल डैमेज, सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, एंड देन इरेपरेबल डैमेज आल्सो इन द आईज ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. जैसे आप एक, मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड तो नहीं, मेनलैंड इंडिया की हम बात करेंगे तो एक जो हिचकिचाहट है कि चलो आपको कोई जॉब मिला जो ट्रांसफरेबल है, आपको नॉर्थ ईस्ट जाना पड़ा, तो आपका मतलब बहुत, यू आर इन अ वेरी टेंस स्टेट की, मतलब जॉब छोड़ने तक की नौबत को इंसान एक बार सोच लेगा इंस्टेड ऑफ गोइंग टू असम बिकॉज ऑफ सच इंसिडेंट्स. और बात की जाए ये सब जो इंसिडेंट्स हैं, मैंने ये बुक में भी मैंने देके रखा है समवेयर कि दे हैव बीन सपोर्टिंग बांग्लादेश. वो डिनाई करते रहते हैं बट वी हैव एविडेंस टू दैट इफेक्ट, जो मैंने साइट किया है. दे हैव बीन सपोर्टिंग दिस इंसर्जेंट ग्रुप्स इन देयर लैंड. और अगर आप वो सब करते हैं, एंड देन सब रिकॉर्ड में है, पब्लिक डोमेन में ये सब बातें हैं. यस. सो ये प्रॉब्लम ये है पूर्णिमा जी कि वी नो, जैसे आपको पता है, मुझे पता है, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट ऑन आवर पार्ट. लेकिन अगर ये एफर्ट अगर इवन 40% ऑफ द इंडियंस कर ले आज,
तो मैं बोलूंगी हमारा प्रॉब्लम 50% तक सॉल्व हो जाएगा। जी इवन इफ 40% इंडियंस आर एटलीस्ट सो अलर्ट और जागरूक हो जाते हैं कि नहीं, दे बिकम कॉन्शियस, कुछ और करने की जरूरत नहीं है। आपको बस पुलिस वेरिफिकेशन कराना है, पुलिस को अपना काम करना है, दैट्स इट। पुलिस को वो पावर दिया गया है कि आप अरेस्ट कर सकते हैं, और वो करते भी हैं। अभी अगर हाल ही में जब न्यूज हम देखेंगे, कर्नाटक के सीएम ने बोला है कि दे हैव बीन आइडेंटिफाइंग, और पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दे हैव बीन गिविंग इन द पार्लियामेंट, दे हैव बीन गिविंग द स्टेटमेंट्स इन द लेजिस्लेचर, which is as good as, is a very good piece of evidence। जब आप खुद एडमिट कर रहे हो एज द सेम ऑफ द स्टेट कि जितने भी इलीगल हैं, इमिग्रेंट्स आए हैं, बांग्लादेशी मेंशन है, आपको हम डिपोर्ट कर देंगे, विल कैच, बिकॉज इट इज मतलब सरपास दैट स्टेज ऑफ न्यूसेंस आल्सो। नहीं, मैं यहाँ ये भी जी मेंशन करना चाहूंगी, बांग्लादेश का जो एरिया है वो हमारे छत्तीसगढ़ के एरिया से थोड़ा सा ही ज्यादा है, बस जो उनका पूरा एरिया है। वहां की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट थी, अगर हम देखें ईस्ट पाकिस्तान के टाइम से, तो वो 3% के करीब थी। उसके बाद पिछले कुछ दशकों में वो 1% के करीब देखी गई। बाकी कहाँ गए? वहां के कुछ ऐसे डेमोग्राफर हैं जिन्होंने कहा कि इतने मिलियन लोग डिसअपियर हो गए, पता नहीं कहाँ गए। वहां के डेमोग्राफर का ये कहना है बांग्लादेश के। तो अब ये आता है 3% से 1% पर कैसे आ गया पॉपुलेशन ग्रोथ रेट? कहाँ गए वो कहाँ डिसअपियर हो गए मिलियंस? क्या वो इलीगली, जब हम यहाँ बार बार ये कह रहे हैं कि इलीगली भारत में माइग्रेट हुए, तो इसके हमारे राज्यों ने शोर मचाया, इस पर आसाम ने बहुत शोर मचाया, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों ने बहुत शोर मचाया। तो अब ऐसी स्थिति में जब ये भी कहा जा रहा है कि एक सीनियर ऑफिसर ने एक रिसर्च पेपर लिखा, उनका भी ये कहना है कि अगर एक पकड़ में आता है तो 4 गायब हो जाते हैं। तो अगर हम कह रहे हैं कि पिछले 1 दशक से कि हमारे यहाँ 2 करोड़ इनपुट है, तो हो सकता है कि वो संख्या 5 गुना ज्यादा हो, तो हो सकता है वो 8 से 10 करोड़ भी हो सकते हैं। बिल्कुल। तो अब वो किस तरह से डेमोग्राफी हर राज्य की बदल रहे हैं, नॉर्थ से साउथ तक, ईस्ट से वेस्ट तक। आसाम में आए तो आसाम के में से बाकी नॉर्थ ईस्ट में भी फैल गए, फिर वो दिल्ली तक भी आ जाते हैं, फिर वो हमारे दक्षिण के राज्यों तक भी पहुंच जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हमारी इकोनॉमी को, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, चाहे हमारी हेल्थ फैसिलिटीज हैं, और फिर वो हमारी जनसंख्या में घुल मिल के फेक डॉक्यूमेंट देके यहाँ के नागरिक बनने की भी कोशिशें हुई। तो वो कितने इसमें हमारे जो जनसंख्या में शामिल हो गए, उनमें से खासकर ज्यादातर एक समुदाय के हैं। बिल्कुल। जिनके साथ हम बहुत सारी ऐसी खबरें भी देखते हैं जिसमें ये कहा जाता है कि जो बांग्लादेश में हिंदू कम्युनिटी है, उन पर कई अटैक्स होते हैं, हाल ही में हमने देखे। तो उसके लिए एक कानून लाया गया जिसमें ये कहा गया हमारी हिस्टोरिकल जिम्मेदारी बनती है कि हम अगर वहां किसी भी देश में हिंदुओं पर अगर कुछ अटैक हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, तो एक कानून हम लेकर आए जिससे उनके यहाँ की नागरिकता मिलने का आसान रास्ता हो जाए। अब लेकिन अगर और भी कम्युनिटीज आ रही हैं और यहाँ की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश कर रही हैं, तो नागरिकों को कितना सावधान हो जाना चाहिए? सरकार की, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की क्या जिम्मेदारी बनती है? बिल्कुल जी। तो इसमें लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का जो है ना, सबसे प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं का है कि आप प्लीज थोड़ा सा जागरूक होकर आप देखिए कि आप, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि नहीं दिख रहा, इट इज वेरी एपरेंट ऑन द फेस ऑफ इट कि क्या चल रहा है और क्या हो रहा है। जी जी, आप अपनी बात जारी रखिए। अच्छा, तो ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का सब प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो थोड़ा सा सतर्क तो है, लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ा सा निभाए। अगर देखते आपको पता है कि ये जो है, ये जो लोग अचानक से एक दिन आपके सामने आए हैं, ये इंडियंस नहीं है, ये आपको ऑब्वियसली शक होगा बिकॉज आप ट्रेंड है उस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो प्लीज आप उसको आइडेंटिफाई कीजिए, और करने के बाद जो अकॉर्डिंग टू वट एवर प्रोसीजर्स वी हैव, आप प्लीज उस प्रोसीजर्स को मूव कीजिए और उस प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग आप कार्रवाई कीजिए। बिकॉज जब तक
छोटे छोटे पॉकेट्स ऐसे खुद सेल्फ कॉन्शियस होके ये काम नहीं करेंगे तो इट इज इम्पॉसिबल कि ये प्रॉब्लम इंडिया से इरेडिकेट हो। बिकॉज अगर हम बात करें पॉलिटिकल लेवल की, अगर हम बात करें इंटरनेशनल लेवल की, जी तो वो बहुत दूर की बात है। पहले ग्रास रूट लेवल से वी हैव टू आइडेंटिफाई एंड फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल वी हैव टू वर्क आउट। और ये वर्किंग आउट सिर्फ अधिकारियों का से नहीं होगा, द सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्री एज वेल एज द एडमिनिस्ट्रेशन, दे हैव टू वर्क टुगेदर हैंड इन हैंड, तभी जाके होगा। इसीलिए जब हम बोलते हैं कि आपके घर में कौन काम करने आ रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आप वेरीफाई कीजिए, आपको शक है कि वो कहीं से है। बिकॉज इंडिया में द मोमेंट हम बोलते हैं कि ये इलीगल है, दैट इज इट। आप उसको ना एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, एंड इट इज वेरी क्लियरली स्टेटेड इन द फॉरेनर्स एक्ट कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। 1920 एंट्री, पासपोर्ट एंट्री एक्ट में भी बोला गया है कि आप नहीं कर सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो इमीडिएटली विल बी कॉट। ये सब हमारे पास प्रावधान है। व्हाट वी डोंट हैव इज दैट अगर अगर आपने पकड़ लिया, फिर आप इनके साथ क्या करेंगे? बिकॉज देयर इज, हेलो, आवाज, हाँ अभी आ रही है? हेलो, हाँ बोलिए। एम आई ऑडिबल? हाँ हाँ, नाउ यू आर ऑडिबल। हाँ तो इनका जो प्रावधान है, बिकॉज दीज आर नॉट पिनल स्टैट्यूट्स, ये लोग कोई सजा नहीं बोलते हैं कि अगर आप रह गए तो क्या होगा। मैक्सिमम डिपोर्टेशन होता है बिकॉज वो फॉरेनर्स है। और हाँ जब मेरे रिसर्च के दौरान जब मैं वहाँ पे थी कोर्ट में, मैंने बात किया फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल के जुडिशियल मेंबर्स वगैरह से, तो प्रोसीजर ये था कि अगर किसी को आप पकड़ते इलीगल इमिग्रेंट को, अगर उसने कुछ और ऐसे ऑफेंस कमिट किया है अकॉर्डिंग टू द इंडियन लॉ, तो पहले उसको उस ऑफेंस के हिसाब से उनको सजा दी जाएगी। उसके बाद उनको लेके जाएगा फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में, जहाँ पे उनका आपका सिटीजनशिप या आइडेंटिटी डिटरमाइन होगा बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट्स वो देते हैं। मोस्ट ऑफ द ऑफिसर्स टोल्ड मी कि हम लोग को प्रॉब्लम इस बात का होता है बिकॉज उस इंसान के पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं होता है। दे पेपरलेस एब्सोल्युटली। तो आप इस बहुत सारे देशों में ऐसा है कि अगर कोई अवैध इमिग्रेंट घुसपैठ या पकड़ा जाता है तो वहां पर उसे जेल में तो डाला ही जाता है, लेकिन कहते हैं कि उसको साथ में उस पर जुर्माना भी लगता है। उनको ऐसे डिटेन कर दिया जाता है, उसको आम नागरिकों के साथ मिलने की इजाजत नहीं होती। तो ये एक बड़ी सवाल खड़ा होता है कि कोई इलीगल इमिग्रेंट है तो वो कैसे आम लोगों में मिक्सअप हो जाते हैं, मतलब कैसे वो ट्रेन पकड़ के और कैसे बस पकड़ के हमारे नॉर्थ ईस्ट से साउथ तक पहुंच जाते हैं। बिल्कुल। और यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि जब हम लोग के पास वो श्रीलंकन रेफ्यूजीज आए थे आफ्टर द टर्बुलेंस डेकेड्स अगो, तो वहाँ पे तमिलनाडु, हमारे साउथ रीजन में श्रीलंकन रेफ्यूजीज आ गए थे बिकॉज उनका लैंग्वेज सेम है, तमिल बोलते हैं, सिमिलर सिचुएशन। बट वहाँ पे स्ट्रिक्ट एक्शन था। आई मीन दे कैन नॉट मिक्स विद द नॉर्मल क्राउड। आपको अगर कार्ड दिया गया है, वो उनका रेफ्यूजी स्टेटस दिया गया था, हालांकि वी आर नॉट अ पार्टी टू द रेफ्यूजी कन्वेंशन, पर उनको स्टेटस दिया गया था, उनको आइडेंटिफिकेशन एक कार्ड दिया गया था। उस कार्ड के तहत वो आएंगे और आफ्टर 5 o'clock दे हैव टू गो बैक, दे हैव टू गो बैक टू द प्लेस फ्रॉम देयर कैंप। आप वहाँ पे जाइए, आप रहिए, आपको मिंगल करने का मतलब इजाजत नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा है कि आप जिस कैंप में रह रहे हैं, आपके जो डिटेंशन सेंटर्स है, दैट इज अ सेफ हेवन फॉर देम। वो वहां पे जाता है डिटेंशन सेंटर में, इवेंचुअली वो मतलब प्रोक्रिएट करके अपना फैमिली बढ़ा के ऑन द स्टेट एक्सपेंसेस दे आर फ्लरिशिंग एंड थ्राइविंग प्रॉपर्ली। देयर इज नो कंट्रोल व्हाटसोएवर, एंड दिस इज रियली जो सरकार की जो इकोनॉमिक बर्डन बनते जा रहे हैं वो तो एक तरह से बिल्कुल डिटेंशन सेंटर्स में इकोनॉमी पर। बिल्कुल। और अभी बहुत सारे देश में ऐसे हैं जहां पर उनसे मतलब हमारे यहाँ कानून पता नहीं क्या है, ये तो आप बताएंगी, लेकिन कुछ देशों में क्या ऐसे भी कानून है कि उनको एक जगह दे दी जाती है रहने की, हाँ, उनको सोने का एक छोटा सा एरिया दे दिया जाता है और रहने का, लेकिन उनको जो वहाँ के नागरिक हैं उनसे मिंगल करने की, उनसे मिलने की इजाजत नहीं होती। नहीं है। उनको एक एरिया में रखा जाता है और उनसे बाकायदा उनसे काम करवाया जाता है ताकि वो कंट्रीब्यूट कर सके, बर्डन ना बने हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे पर। बिल्कुल है। अगर पोलैंड यहाँ में आए है। हैं किस लिए, वो यहाँ काम करने आए,
ठीक है, उनको शायद अपने यहाँ उस तरीके से जीवन यापन के साधन उपलब्ध नहीं है, जो भी उनका मकसद है, और यहाँ पर आकर अगर वो पकड़े गए हैं, तो क्या उनको क्या सजा दी जा रही है, क्या उन पर कोई जुर्माना हो रहा है, क्या वो हमारी इकोनॉमी में पे बर्डन बनने की बजाय, अब क्योंकि आपकी आइडेंटिफिकेशन, आप पेपरलेस हैं, आपका देश आपको स्वीकार नहीं कर रहा, तो अब क्या आप हमारे टैक्स पेयर्स पर बर्डन बनेंगे? वो तो कब से बने, सिंस 19 लेकिन ये कब तक, 47 कहीं से तो इसमें कहीं तो ये रुकना इट हैज चाहिए, टू ये स्टॉप, सिलसिला। इट हैज टू स्टॉप, हुँ, यस इट हैज टू स्टॉप। और हुँ, जैसे मैंने पहले बताया कि इट इज अ वेरी गुड प्रपोजल। अब क्या हुआ था, अगर आप हुँ, कुछ पुराने न्यूज आया था व्हेन एनआरसी हुआ था, और उसी टाइम पे कि मतलब फोकस था नॉर्थ ईस्ट के ऊपर, असम के ऊपर हुँ, स्पेसिफिकली। तो मतलब कुछ सांबादिक रिपोर्टर्स गए, जाके बोला कि ये डिटेंशन सेंटर्स है, इलीगल इमिग्रेंट्स है, इन्हीं से बनवाए जा रहे हैं, इन बेचारों को हुँ, ये नहीं पता कि ये इन्हीं के लिए है। वो बेचारे किस एंगल से मुझे नहीं पता, पहली बात तो ये है। और अगर हुँ, बनवाया भी है उन, और ये मैंने अपने बुक में सजेस्ट किया है, बिकॉज एट द एंड ऑफ इट पूरा हुँ, रिसर्च करने के बाद ये ऑब्वियसली इट इज वेरी क्लियर कि हमारे पास हुँ, भी डू नॉट हैव वेरी स्ट्रॉन्ग लॉ। जो आज का मुद्दा है, जो क्वेश्चन हम आज डिस्कस कर रहे हैं कि क्या चेंजेस है, तो मैं तो पहले बोलूंगी आप एक लॉ लाइए पहले, एक लॉ जिसमें हुँ, ये बोला गया है कि आप नहीं जमीन बेचेंगे इलीगल इमिग्रेंट्स को, या एक ऐसे इंसान को, फॉरेन नेशनल को आप जमीन नहीं बेचेंगे, हाँ, आप उनको एम्प्लॉय नहीं करेंगे, आप उनको अपने घर में जगह हुँ, नहीं देंगे, आप नहीं अलाउ करेंगे उनको अपनी बेटियों से शादी हुँ, करने के लिए, बिकॉज हुँ, करके वो प्रॉपर्टी राइट एक्वायर कर देते हैं, और प्रॉपर्टी राइट इज अ स्टेट मैटर। तो हुँ, द स्टेट हैज टू लुक आफ्टर इट कि आप कैसे हुँ, करेंगे। ईच स्टेट हैज देयर जी, ओन एनैक्टमेंट, हर स्टेट का अलग एनैक्टमेंट होता है कि आप लैंड, हुँ, हुँ, अगर मैं बात करूँ असम की, हमारा एक एरिया है, इट्स धुबरी करके एक एरिया है लोअर असम में, उसको मिनी बांग्लादेश बोलते हैं। मतलब यू विल बी शॉक्ड एंड हुँ, हॉरिफाइड कि आपको वहां पे मतलब 1% एज मतलब बुरा हाल है। Borpeta, हुँ, these are places where my paternal and maternal, grandfathers and grandmothers place. तो बचपन से मैंने खुद देखा है कि कितना डेमोग्राफिकली इन फ्रंट ऑफ माई आईज इट इज चेंज। वो तो चलो ठीक है, मैंने देखा, बट देन थ्रू माई रिसर्च व्हेन आई सॉ द अदर प्लेसेस, धुबरी इज अ मिनी, यू गो टू तिनसुकिया, तिनसुकिया में भी एक टाइम, इट वाज इयर्स अगो, वहाँ पे अनदर ये इशू हुआ था बिकॉज ऑफ दिस। और उस टाइम पे इशू बांग्लादेशी को लेके नहीं था, उस टाइम पे इशू था फॉर बिहारी इमिग्रेंट्स जो अपने इंडियंस हैं, वो गए थे, तभी उन लोगों को ये स्वीकार नहीं था कि आप यहाँ पे आके रिक्शा चलाएंगे, वेंडर्स आप बनते, तो हमारा जॉब हमसे छीन जाता है। लेकिन अभी जो वो भी एक पूरा छोटा सा बांग्लादेश बन गया है, बिकॉज इतने सेटलर्स हैं और गायब हो हुँ, जाते और हैं, तो फिर थैंक्स टू द आईएमडीटी एक्ट, थैंक्स टू द आईएमडीटी एक्ट, ऑल थैंक्स टू द आईएमडीटी एक्ट। और जब तक, जैसे मैंने बोला, जब से एक्ट एनैक्ट हुआ के इम्प्लीमेंट हुआ है, तब जब तक वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कोर्ट ने नहीं डिक्लेयर किया है, तब तक का जो ये पीरियड है, इसमें 1 जितने दशक पूरा, घुसपैठी, 10 साल से ज़्यादा की अवधि। बिल्कुल। और फिर मेरे अगर रिसर्च में जो वो वो बुक ने थोड़ा सा अवॉइड कर दिया बिकॉज कंट्रोवर्शियल था, क्योंकि मैंने ग्राफ्स एंड थ्रू माय फिगर्स हैव शोन, तो अगर आप डेसिडेंटल इंक्रीज देखेंगे वो कम है कि आज हमारे कितने घुस रहे हैं, घुसपैठी कम है हुँ, कंपेयर टू व्हाट हैड हुँ, हैपेंड प्रीवियसली। लेकिन जो इलीगली घुस गए हैं और जो गायब हो गए हैं, वो जो इंक्रीज हो रहे हैं year हुँ, by year. This illegal staying in the country, using the country's resources, economy, taking advantage of the political stability and the system. ये यूज करके ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है इलीगली ही, तो इसका जो डेंजरस एक इफेक्ट है वो कौन देख रहा है। आप ये नहीं देख सकते कि अच्छा टिल द लास्ट सेंसस 2001 तक 11 तक इतने आए थे, अभी कम हो गया, गुड वी डोंट हैव इलीगल इमिग्रेंट्स, ऐसा नहीं है। जो आके बस गए और जो गायब हो गए पूरे कंट्री में, और वो जो इंक्रीज हो रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस, आप उनका मल्टीप्लाई क्या, बहुत ज़्यादा तेज़ी से होते हैं। बहुत ज्यादा, मतलब एक साल के अंदर, ये तो न्यूज हुँ, रिपोर्ट्स, दिस इज नॉट समथिंग आई एम सेइंग आउट ऑफ नोवेयर, बट हुँ, दीज आर ऑल थिंग्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सीन, एंड सेकंड इट इज रिपोर्टेड कि एक बस हुँ, छोटा सा रिवर बैंक से, रिवर राइन एरिया है, तो रिवर बैंक में एक छोटा सा कोई झुग्गी सा डाल के, एक प्लास्टिक सा ही तंबू सा डाल के कोई इंसान रह जाता है, वेरी हुँ, नॉन एग्जिस्टेंशियल सॉर्ट ऑफ अ थिंग, कोई हाँ, मतलब ज्यादा ध्यान नहीं जाएगा उस चीज को। ओवर अ हुँ, पीरियड ऑफ टाइम, एक साल में ही आपको उसमें एक झोपड़ी, एक झुग्गी दिखाई देगा, इट्स अ स्लम विच इज डेवलप्ड। और हाल ही में असम गवर्नमेंट ने हुँ, हैड टेकन दिस
step हम्म, of freeing those land which have been illegally occupied जी, by these हम्म, illegal immigrants. उसमें भी हम्म। ऐसा न्यूज फैलाया कि ये दिस इज एन अटैक ऑन द माइनॉरिटी, बिल्कुल नहीं था माइनॉरिटी पे अटैक, और उनको जहां हाँ, रिलोकेट ये किया मुद्दा तो देखिए असम में भी बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स हैं जिनका ये अखबारों के एडिटर भी हैं जिनके मैं कोट्स पढ़ रही थी जिन्होंने ये कहा कि इसे हिंदू मुस्लिम का मुद्दा मत बनाइए। बिल्कुल ये बात ये है कि बिल्कुल कौन भारत का नागरिक है और कौन विदेशी है और नहीं कौन है, अवैध एग्जैक्टली घुसपैठिया है। बिल्कुल इसीलिए